हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपको हमने पहले भी बोला था कि आप अच्छे से एग्जाम की बस तैयारी करते रहिए, है ना। जब हमारे पुलिस का फिजिकल नहीं हुआ था उस टाइम से हम आपको समझाते आ रहे थे कि आप फिजिकल की अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिटन एग्जाम की भी तैयारी आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर जिन्होंने फिजिकल निकाल लिया है, चाहे वो होम गार्ड का हो, चाहे सीजी पुलिस का हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, ठीक है, उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। काहे के लिए? जॉब पाने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई तैयारी नहीं कर पाया था फिजिकल का, तो उसके पास ऑप्शन क्या बच रहा है अभी? आबकारी आरक्षक का भी यहाँ पे डेट डिक्लेयर हो गया है और उसका सिलेबस भी आ गया है। तो आबकारी आरक्षक की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपके पास में बहुत सारे मौके हैं, चाहे होम गार्ड हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, इसके अलावा पुलिस हो, जो भी है सब आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं कर पाए हैं वो आबकारी आरक्षक की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। साथ में एडीओ की जो वैकेंसी है उसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि करंट अफेयर को हम कहाँ से पढ़ें, क्योंकि देखिए जितने भी यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं सब में जो करंट अफेयर ज़्यादातर पूछा जाएगा वो 2025 का पूछा जाएगा। किसका? 2025 का। मैक्सिमम करंट अफेयर 2025 से पूछे जाएंगे, है ना। वैसे जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए कि अगर आप होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो होम गार्ड का जो हमारा एग्जाम है वो जून में होने वाला है। तो आपको पिछले जून जुलाई से लेके अभी के जो जून तक का करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना चाहिए, मतलब पिछले एक साल तक का। वही अगर आप पुलिस की बात करेंगे तो सितंबर में इसका एग्जाम है, तो आप पिछले सितंबर से इस सितंबर तक का आप करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करें। फिर भी अगर हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको जो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं वो 2025 के करंट अफेयर से मिलेंगे। 2024 के करंट अफेयर से आपको क्या देखने को मिल सकता है? तो जो यहाँ पे राजस्व होता है उस टाइम पे जो सम्मान मिलता है वो सम्मान से क्वेश्चन बन सकता है ना। या फिर 2024 में जो मेगा इवेंट हुए हैं जो गेम वाले, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। या फिर जो नोबेल प्राइज हुआ है, नोबेल प्राइज जो मिला हुआ है वहां से, भारत रत्न जो मिले हैं वहां से। तो ये जो चार पांच चीजें हैं ये आपको 2024 को कवर करना ही है। ठीक है, बाकी आपको 2025 को अच्छे से डिटेल में देखनी है। सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी। जो भी बैच के स्टूडेंट हैं या फिर जो टेस्ट लिए हैं सबको आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप वो पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। चलिए, इस थॉट के साथ आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति स्वयं को शांत रखना और अपने पैरों पर खड़ा रहना होता है। ठीक है, ये किसने कहा है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अभी बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए थे 2025 के जनवरी में। नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, किसके? तो बिहार के नए राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। ठीक है, लेकिन जो और नए राज्यपाल हैं उनकी सूची भी आपको याद रखनी है जो अभी हाल ही में बनाए गए थे। ठीक है, मतलब 2024 में बनाए गए थे ये। हरियाणा के राज्यपाल का नाम तो आप बोलेंगे बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम तो शिव प्रसाद शुक्ला जी हैं। उसके बाद झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार। उसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और उसके बाद मिजोरम के जो राज्यपाल हैं वो है वीके सिंह। कौन? वीके सिंह जी। ये राज्यपाल आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आप इनके ट्रिक कुछ भी बना सकते हैं जो आपको, जैसे आपको मन करे वैसे। जैसे ये शिव है, ठीक है, तो जो शिव है वो माँ के आंचल में चला गया, शिव जो है वो माँ के आंचल में है, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा वाले क्या करते हैं? तो दारू, आप दारू याद कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आप अपने से ट्रिक बना सकते हैं। आपने हरियाणा में देखा होगा हुक्का पीते रहते हैं, तो हुक्का को आप बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ वाले हरियाणा वाले जो है वो दारू पीते हैं, ऐसे करके। तो आप कुछ भी ट्रिक बनाइए, है ना। बाकी आपको नाम याद रखने हैं, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। आगे देखिए, अमित शाह ने सीबीआई या फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है।
तो सीबीआई द्वारा कौन सा पोर्टल शुरू किया गया ये आपको याद रखना है। अमित शाह याद नहीं रखेंगे तो चलेगा। तो सीबीआई ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो आप बोलेंगे भारत पोल। कौन सा? भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत पोल, यह एक भारतीय अपराध निगरानी पोर्टल है जो सीबीआई के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, वी नारायण को अंतरिक्ष विभाग का नया सचिव और इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन? सोचिए, ये तो पीएससी में एक बार क्वेश्चन बन गया था, किसमें? सीजीपीएससी का क्वेश्चन एक बार बन गया था। ठीक है। तो आपको इसरो का अध्यक्ष का नाम याद रखना है। इसरो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वी नारायण जी। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं वी नारायण जी को, ये इसरो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है। कब? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। इसरो के अध्यक्ष कौन? तो वी नारायण जी। उसके बाद गुजरात के वडनगर में देश के पहले पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो देश का पहला पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पे है? तो देश का पहला पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन अभी जो किया गया है वो आपको याद रखना है, गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। कहाँ पे? तो वडनगर में। उसके बाद भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है जिसमें 1200 हॉर्स पावर की प्रभावशाली क्षमता है। ठीक है। ये विकसित किया गया है, भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के गगनगीर और सोनमर्ग के बीच सोनमर्ग जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किए हैं। ठीक है। तो कहाँ पे बोलेंगे? तो जम्मू कश्मीर में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच में यहाँ पे जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया है। ये 2024 की घटनाएं हैं। उसके बाद देखिए, पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब आप बोल सकते हैं नेशनल हाईवे, क्या नेशनल हाईवे के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो नेशनल हाईवे नेटवर्क की लंबाई में 60% की वृद्धि हुई है। मतलब पहले अगर 100 किलोमीटर था तो अब 160 किलोमीटर हो गया है। ठीक है। कितना? पिछले 10 साल में इतना बढ़ोतरी की गई है। कौन है सड़क परिवहन मंत्री? तो आप बोलेंगे नितिन गडकरी जी। सबसे अगर अच्छा कोई मंत्री है पूरे भारत में तो नितिन गडकरी हैं, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं। ठीक है। तो उसके बाद देखिए, 60% की बढ़ोतरी की गई है। ये एग्जाम में पूछेगा? नहीं पूछेगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये फैक्ट जरूर बन सकता है, यह विश्व स्तर का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। तो कहाँ का नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है? तो बोलेंगे ये तो सबसे ज़्यादा बड़ा तो चीन का है, लेकिन सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया का आता है। और इसके अलावा एक फैक्ट और आपको याद रखना है, अगर मान लीजिए भारतमाला परियोजना, इसका संबंध किससे है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ही है। तो भारतमाला परियोजना क्या करता है? तो सड़क अवसंरचना विकास करता है, सड़कों को जोड़ता है ये। अगर वही बात की जाए कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो बोलेंगे बंदरगाह आधारित विकास से है। तो बंदरगाह का विकास करना है। ठीक है। जो पोर्ट बनाए जाते हैं समुद्र के किनारे में, तो अगर उनका विकास करना है तो सागरमाला परियोजना, और अगर रोड का विकास करना है तो फिर भारतमाला परियोजना। उसके बाद भारत ने मुंबई में अपने पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्देश्य स्टार्टअप, MSME और उद्योगों के बीच नवाचार और सहयोग का बढ़ावा देना है। ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे एक बार लाइटली पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, भारत प्रतिष्ठित फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। तो फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी मतलब ये कहाँ पे होने वाला है? तो बोलेंगे भारत में होने वाला है। ठीक है। फिडे ये क्या होता है? तो बोलेंगे शतरंज। ठीक है। शतरंज से संबंधित होता है ये फिडे गेम,
और इसमें क्या होता है, शतरंज खेलते हैं। और इसका जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे होगा, तो इंडिया में होगा। ठीक है, जो देश के बढ़ते शतरंज कौशल का प्रमाण है। देखिए वर्ल्ड जो शतरंज चैंपियनशिप अभी हुआ था 2024 में, आई थिंक ये हुआ था, उसमें जीता कौन था, तो डी गुकेश। ठीक है, कौन जीता था, ये डी गुकेश जी जीते थे इसको। ठीक ठीक है, तो आपको याद रखना है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन बने थे, डी गुकेश बने थे। उसके बाद आगे फिर देखिए, भारतीय पर्वतारोही राकेश कादियान को पर्वतारोहण में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। किसको, तो राकेश कादियान को। उसके बाद देखिए, गणतंत्र दिवस 2025 का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता रहे हैं, जो आपको बस पढ़ लेना है वो भी आपको हम यहाँ पे लिख के दे दिए हैं। गणतंत्र दिवस 2025 का जो विषय है वो क्या है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलेंगे आप 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। कब, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसका जो थीम है 2025 का, उसका थीम क्या था, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 2024 के स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 15 अगस्त को मनाते हैं। कब, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसका थीम क्या था, विकसित भारत। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस 2024 को जो मनाया गया था उसका थीम विकसित भारत, और गणतंत्र दिवस 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। उसके बाद देखिए, हरियाणा की एक युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है उसका, तो माउंट कोजियस्को पर भारतीय तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस 2025 मनाया। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि जो शिवांगी पाठक जी हैं वो, उनका संबंध किससे है, तो वो पर्वतारोही हैं। क्या है वो, पर्वतारोही हैं। उसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना सरकार कहाँ की, तो तेलंगाना सरकार ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। तो कौन सी सरकार या कौन सी राज्य सरकार पूछेगा कि सावित्रीबाई फुले जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया, तो तेलंगाना की राज्य सरकार ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत का पहला बालिका विद्यालय 1848 में सावित्रीबाई फुले द्वारा पुणे में खोला गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। और इसके अलावा सत्य शोधक समाज 1873 में बना। इसको किसने ओपन किया, तो ज्योतिबा राव फुले ने। और ज्योतिबा राव फुले ने ही गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। ये बहुत, यहाँ से जो लिखा गया है, यहाँ से हिस्ट्री में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। और तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले जयंती पे महिला राष्ट्रीय महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया था। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेन और जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में, ठीक है, महाकुंभ 2025 को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो कौन सा, स्पेन और जर्मनी में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में महाकुंभ 2025 को बढ़ावा दिया जाएगा, स्पेन और जर्मनी में। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि महाकुंभ कहाँ लगा, तो ये प्रयागराज, कहाँ पे, प्रयागराज में। ठीक है, और ये 144 साल बाद ऐसा बोला जाता है कि ऐसा मुहूर्त था वो। ठीक है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है, उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है। देखिए, अब जो अगला कुंभ लगने वाला है वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अभी जो लगा है वहां से क्वेश्चन ना के बराबर चांस है। अगला कुंभ कहाँ लगेगा, तो आपको याद रखना है नासिक, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, 2027 में लगने वाला है। उसके बाद देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तपोवन आश्रम में दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र यहाँ पे 52 फीट लंबा स्थापित किया गया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इससे याद रख सकते हैं कि प्रयागराज के, मतलब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में क्या बनाया गया है, तो महामृत्युंजय यंत्र बनाया गया है जो कि 52 फीट लंबा है। फिर देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो ये स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
देखिए, जो आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनते हैं तो अलग अलग सेक्शन से, ठीक है। जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ये पता रहता है कि एक स्पोर्ट्स से बनेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को तैयार कर लिए, मतलब एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। एक पुरस्कार से बन जाता है, जो जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, फिर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हो गया, ठीक है। जो भी गेम वाले रहते हैं या फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे फिल्म का हो, ये पुरस्कार से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। उसके अलावा जो इवेंट हुआ करते हैं, जैसे बैठक हो गई, कहाँ पे, दिल्ली में हुआ है, कहाँ पे हुआ है ना। जैसे G20 समिट कहाँ पे हुआ है, तो ये बैठक से क्वेश्चन बन गया। कभी कभी किसी बुक के बारे में कि कौन से बुक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आपको चीज़ों को तैयार करता है। एक रहता है उसमें साइंस एंड टेक का, और साइंस एंड टेक से ही ये वाला क्वेश्चन बन जाता है कि जो अभी हाल ही में जो सैन्य अभ्यास होते हैं, दो देशों के बीच में जो सेनाएं अभ्यास करती हैं, उन्हें हम सैन्य अभ्यास बोलते हैं। तो सैन्य अभ्यास में नाम दे देगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे संप्रीति, संप्रीति सैन्य अभ्यास कौन कौन से देश के बीच में हुआ है, या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम बताइए। तो वैसे ही चार ऑप्शन में दे देता है। तो वैसे जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको सारे सेक्शन को ऐसे तैयार करना है कि स्पोर्ट्स वाला हो गया, चलो पुरस्कार तैयार कर लेते हैं, फिर बैठक तैयार कर लेते हैं, फिर साइंस टेक को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे सारी चीज़ों को आपको तैयार करनी है। उसके बाद देखिए, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण नेपाल के सलझंडी में शुरू हुआ है, ठीक है। तो आपको बस क्या याद रखना है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो बोले उसका नाम क्या है, तो बोलेंगे यह सूर्य किरण, ठीक है। सूर्य किरण इसका नाम था और नेपाल में हुआ है। तो नेपाल में हुआ है, ये आपको याद रखना है। सल झंडी आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। नेपाल में हुआ है, नाम क्या है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण नाम है। तो सूर्य किरण कौन कौन से देशों के बीच में हुआ था, तो इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। अब देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं, तो स्लाइनेक्स हुआ है और साथ में मित्र शक्ति हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुए हैं, स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उसका नाम है संप्रीति। भारत और चीन के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुए हैं वो है हैंड इन हैंड। भारत और अमेरिका के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम है युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार प्रहार। फिर भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसका नाम है गरुड़ शक्ति। भारत मंगोलिया, नोमैडिक एलिफेंट। तो ये सैन्य अभ्यास है, एक बार में आपको याद नहीं होंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उनको रिवीजन करेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, चीन ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन CR-450 के प्रोटोटाइप का अनावरण किया। इसे 450 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्रदान प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया। मतलब सोच सकते हैं कि 450 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। मतलब अगर मान लीजिए आपको रायपुर से दिल्ली जाना है तो मुश्किल से 2 से ढाई घंटे लगेंगे, आप पहुंच जाएंगे, है ना। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की स्पीड में लगभग ये जा रहा है। तो ये कौन, तो चीन। लेकिन ये आपके एग्जाम में बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, गलत बात, इसको आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको पढ़ना क्या है, भारतीय ट्रेन, सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन। भारतीय ट्रेन में जो सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है उसका नाम क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। उसके बाद देखिए, वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है, हनोई। हनोई को हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित, सबसे पॉल्यूटेड शहर या सिटी घोषित किया गया है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित सिटी का नाम क्या है, तो हनोई है, वियतनाम का, ठीक है। अब देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है, बर्नीहाट, जो कि मेघालय में है। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है, ठीक है, ये एमपी का है। सबसे प्रदूषित बर्नीहाट। और अभी हमने हाल ही में एक रिपोर्ट देखा था जिसमें जो टॉप 20 में ऐसा कुछ था कि टॉप 20 या 30 में जितने भी सबसे प्रदूषित जो शहर हैं उनमें लगभग 60 to 70% इंडिया के शहर हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि 200 देश हैं और इनमें जो सबसे गंदे शहर हैं, मतलब जहाँ की वायु सबसे गंदी है, एरिया सबसे गंदा है,
उसमें आप टॉप 20 की बात करेंगे, मतलब इसमें टॉप कौन कर रहे हैं, इंडिया वाले टॉप कर रहे हैं। ठीक है, 20 में आई थिंक इसमें 11 से 12 सिटी इंडिया के थे। मतलब सोच सकते हैं अगर टॉप 20 मतलब सबसे गंदे जगह हैं उसमें इंडिया के 11 हैं, 20 में 11 ऐसा था। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय में एक आपको याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड 19 महामारी से गलत तरीके से निपटने और पेरिस जलवायु समझौते के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से वापस ले लिया है। आपको पता है कि चीन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, चीन ने फैलाया, चीन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप जी थे बोले कि नहीं यार कोई मतलब नहीं, WHO कुछ कर ही नहीं पाता है। ठीक है, सही बात है, कुछ नहीं कर पाया WHO, बस हाँ एडवाइजरी जारी कर रहा था कि मास्क लगाओ और ये लगाओ वो लगाओ, बस हो गया और कुछ नहीं था। तो आपको याद रखना है कि WHO कुछ अपना काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ठीक है बाय बाय टाटा। और पेरिस जो जलवायु समझौता हुआ था उससे भी आपने आपको बाहर कर लिए। देखिए इसमें इनका फायदा, जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ इससे बाहर इसलिए कर लिए क्योंकि देखिए ये क्या है, अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका एक विकसित देश है, और जो विकसित देश रहते हैं उनको पैसा देना पड़ता है, किसको, जो विकासशील देश है। ठीक है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे पहले इंडस्ट्री वगैरह आ गई है, जितना गंदगी फैलाना था ये लोग एटमॉस्फेयर में फैला चुके, विकसित हो गए हैं। तो अब ये क्या करते हैं, तो ये जो विकासशील देश है इनको इनको पैसा देना पड़ता है। विकसित देश अब क्या करते हैं, कुछ पैसा देते हैं जो विकासशील देश है, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये ऐसे देश हैं जो विकास कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो विकसित देश है ये पैसा दिया करते हैं। तो अब अमेरिका को समझ में आ गया कि हम क्यों पैसा दें यार, हम तो विकसित हो चुके हैं, अब इनको ज़्यादा पड़ी तो है नहीं। तो बोले नहीं यार, पेरिस जलवायु समझौते से हट गए। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक कौन है, चीन है। आपको पता होना चाहिए, चीन में तो सब चीज़ बनती है। तो सबसे ज़्यादा CO2 कौन छोड़ता है, तो चाइना। और पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया ब्रिक्स के भागीदार देश के रूप में शामिल हो गया है। कौन सा देश, ब्रिक्स में कौन सा देश अभी जुड़ा है हाल ही में, तो ये आपको याद रखना है, कौन सा, नाइजीरिया। आपके एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि अफ्रीका महाद्वीप का अभी हाल ही में कौन सा देश। तो देखिए अफ्रीका के दो हो गए, अफ्रीका महाद्वीप का एक तो दक्षिण अफ्रीका हो जाता है, और जो दूसरा देश है वो नाइजीरिया इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो नाइजीरिया ब्रिक्स में अब नया इंक्लूड हो गया। टोटल कितने देश हो गए, तो 6 देश हो जाएंगे, पहले 5 थे अब 6 हो गए। ब्रिक्स गठन कब हुआ है, 2009 में, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ पे हुआ है, ये जरूर हाँ होने वाला है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे होने वाला है, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होने वाला है 2025 का शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का। कितने देश हैं, टोटल 6 देश। कौन इंक्लूड हुआ है, नाइजीरिया इंक्लूड हुआ है अभी हाल ही में। फिर देखिए एलोन मस्क जी को, किसको, एलोन मस्क जी को, टेस्ला के CEO है ये। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2025 में 433.9 बिलियन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको याद रखना है कि दुनिया का भी कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग अगर सटक जाता है तो क्या कर लेता है, पूछ लेता है दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बता दीजिए, तो कौन है अभी, एलोन मस्क जी हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। मतलब क्या, अकेले रहोगे मेहनत करोगे, एलोन मतलब क्या होता है, अकेले होना, अकेले रहोगे मेहनत करोगे और मेहनत करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, एलोन मस्क। फिर देखिए दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग नाम क्या है, तियान सान सेंगली सुरंग का निर्माण चीन में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप तैयारी करेंगे किसकी, SSC की, रेलवे की, तो वहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। हमारे अगर छत्तीसगढ़ की एग्जाम की बात की जाए तो वहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनने वाला है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग नाम क्या है, चेनानी नासरी सुरंग, जिसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, क्या हो गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग नाम क्या है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था, तो चेनानी से लेकर नासरी तक जाती है, इसलिए
चेनानी नासरी सुरंग इसका पुराना नाम था। अब किसके नाम पे हो गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे हो गया है। आगे आइए, फिर देखिए 82वां वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025। ठीक है, तो इसमें विजेता कौन हुआ है? तो विजेता तो बोलेंगे जो इसमें श्रेणी में, तो मोशन पिक्चर, अलग अलग श्रेणियां थी इसमें, तो मोशन पिक्चर ड्रामा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में एशियन बॉडी द, यहाँ पे ब्रूट लिस्ट, ये विजेता हुई है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि द ब्रूट लिस्ट गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में विजेता हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए टी एम कृष्णा को संगीत कला निधि 2024 की उपाधि से सम्मानित किया गया। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, कौन सा? तो संगीत कला निधि सम्मान। किसको मिला है? टी एम कृष्णा जी को मिला है संगीत कला निधि सम्मान 2024। फिर देखिए 2024 लास्ट में मिला हुआ है, इसलिए हम इसे 2025 में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो 2024 में रहती है। अब 2024 में उस टाइम पे देखा गया कि कौन अच्छा खेल रहा है, अब पूरा का पूरा जब पूरा हो गया तो इसको 2025 में अवार्ड मिल दे रहे हैं। ठीक है, नाम क्या हो गया है? 2024 का। तो देख सकते हैं आप, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। ठीक है, ये किसको किसको मिला है ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन भी बनेगा वो इसी नाम से बनेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनमें से किसको मिला है। तो शूटिंग में किसको मिला है? मनु भास्कर जी को मिला है। हॉकी में किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को मिला है। फिर शतरंज में किसको मिला है? डी गुकेश को मिला है। पैरा एथलेटिक्स में किसको मिला है? प्रवीण कुमार को मिला है। ये 4 लोग हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ये आपको सारे जितने भी नाम लिखे हुए हैं सारे नाम आपको याद रखने हैं। मनु भाकर आप जानते ही होंगे, इन्होंने ओलंपिक में क्या लाया था? तो ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक लाए थे। हॉकी हरमनप्रीत। ठीक है, शतरंज डी गुकेश, अभी विश्व चैंपियन में ये चैंपियन बने हैं। ठीक है, चैंपियनशिप में शतरंज में। और उसके बाद पैरा एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार। ये चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनने वाला है, आप याद रखेंगे। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS को आपदा प्रबंधन, विशेष रूप से समुद्र से संबंधित खतरों के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए किसको? तो देखिए जब खतरा होने वाला रहता है कि अरे यार देखो आज चक्रवात आने वाला है, ठीक है, आज यहाँ पे क्या भी भीषण, मतलब कुछ भी जो समुद्र किनारे हैं उनको बताता कौन है? तो वो ये कौन? INCOIS है ना, ये सब बता रहा था। इसलिए इसको क्या दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। किसको मिला है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। महासागर जब जैसे हिंद महासागर हो गया है ना, बंगाल की खाड़ी हो गई, अब इधर कुछ होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सब आखिर यहाँ पे समुद्र में चल क्या रहा है, सब कुछ थी, सभी जो यहाँ पे INCOIS है इन लोग सब क्या करेंगे? देखते रहते हैं कि समुद्र में क्या हलचल है। अब क्या चक्रवात आएगा? चक्रवात आएगा तो कितना स्पीड से आएगा, कहाँ पे भीषण तबाही मचाएगा, कौन से राज्य में आएगा सबसे ज़्यादा, सबसे पहले आएगा, सब चीज़ें। तो कौन? INCOIS कर रहा था, इसलिए इसको क्या सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। फिर देखिए पद्म पुरस्कार 2025 ने विभिन्न क्षेत्रों में 139 व्यक्तियों को, तो 139 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड मिला हुआ है। 7 पद्म विभूषण मिला हुआ है। ठीक है, 19 पद्म भूषण मिला हुआ है और 113 पद्म श्री मिले हुए हैं। आप क्या सारे लोगों के नाम याद रखेंगे? बिल्कुल नहीं। याद रखेंगे क्या? कर पाएंगे क्या? नहीं याद कर पाएंगे, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाएं। देखिए आपको याद रखना है जो 2024 में भारत रत्न मिला था कुछ लोगों को, तो ये आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे किसको किसको भारत रत्न मिला था और किस क्षेत्र में मिला था 2024 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पहला काम। उसके बाद जो अभी पद्म विभूषण मिला है वो किसको किसको मिला है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे नाम भी लिखा हुआ है, उनको उनको मिला है। तो पद्म विभूषण आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, कितने लोगों को मिला है। तो पद्म पुरस्कार मिला है टोटल 139 लोगों को। कितना? 139 लोगों को। 7 को पद्म विभूषण मिल गया, 19 को पद्म भूषण मिल गया, 113 को क्या मिल गया? तो पद्म श्री मिल गया।
सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो होता है भारत रत्न। क्या? भारत रत्न। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रम भी याद करना है। मान लीजिए अगर बहुत ही ज़्यादा उसका दिमाग खराब हो गया है तो पूछ लेगा कि सबसे बड़ा अवार्ड क्या होता है? भारत रत्न होता है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो फिर देख सकते हैं पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पद्म विभूषण मिला है वो किसको किसको मिला है? ओसामू सुजुकी, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, उनको मिला हुआ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उनको मिला है। उसके बाद एम.टी. वासुदेवन को मिला है। ठीक है, ये क्या है? मलयालम के लेखक हैं। फिर शारदा सिन्हा जी को मिला हुआ है, ये लोक गायिका हैं, ये इन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। फिर एल सुब्रमण्यम जी को मिला है, ये वायलिन वादक हैं। फिर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है ये। और इसके अलावा जगदीश सिंह खेहर को मिला है और कुमुदनी लाखिया को मिला है। इतने लोगों को मिला हुआ है क्या? पद्म विभूषण। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उनमें आप इनको नाम को देख लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 7 पद्म विभूषण, फिर उसके बाद 19 पद्म भूषण, उसके बाद 113 पद्मश्री। उसके बाद देखिए हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कबड्डी लीग होता है बहुत अच्छा गेम होता है कबड्डी, है ना। इसमें आप देखेंगे तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक आपकी नज़रें वहाँ से नहीं हटेंगी। तो कबड्डी जो लीग हुआ था उसमें जीता किसने? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। पहला प्रो कबड्डी लीग किसने जीता अपना? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। किसको हराया वो तो हमारे एग्जाम से नहीं पूछेगा, लेकिन किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए पहला टूर्नामेंट कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ठीक है, और 2023 वाला जो विजेता टीम था वो पुडेरी पल्टन थी। ठीक है, 2023 वाला, 2024 वाला जो हुआ था अभी, है ना, ये जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। 2025 का भी हुआ ही नहीं है, तो 2024 वाला हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है, आपको याद रखना है। फिर देखिए पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि संतोष ट्रॉफी जो है होता है वो कौन से खेल से संबंधित होता है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध बहुत बार पूछ चुका है, किससे होता है? तो आप बोलेंगे फुटबॉल से होता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित होता है। ठीक है, और जो हरियाणा स्टीलर्स जीता था वो कबड्डी जीता था। तो वेस्ट बंगाल जो है वो क्या करता है? यहाँ पे संतोष ट्रॉफी को जीतता है। तो कौन? वेस्ट बंगाल। कौन? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी जीता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पिछला वाला आईपीएल हुआ था वो किसने जीता था? बताइए बताइए बताइए, किसने जीता था? याद कर लेना। ठीक है, अभी आईपीएल आज से स्टार्ट हुआ है। आईपीएल है ना, कब से? आज से स्टार्ट हुआ है आईपीएल, और अभी आज पहला मैच भी अभी चल रहा है ना। आपको याद होगा कि जो पिछला आईपीएल है वो कोलकाता ने जीता था। ठीक है, तो फुटबॉल ट्रॉफी में एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि कौन कौन। तो विठल ट्रॉफी, सुब्रतो कप, कलिंगा कप, डूरंड कप, ये सब किस में आते हैं? फुटबॉल ट्रॉफी में आते हैं। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। फिर देखिए इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट, पुरुष एकल में कौन जीता है? विक्टर एक्सेलसन, है ना। उसके बाद में महिला एकल में एन से यंग दक्षिण कोरिया की। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है। इसमें जब वर्ल्ड क्लास का होगा तब आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि इंडियन ओपन जो हुआ था बैडमिंटन का पुरुष एकल में, एटलीस्ट आप पुरुष का तो याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष का ही पूछता है, महिला का ही पूछता है। ऐसा नहीं कि महिला जो यहाँ पे जो लड़कियाँ रहेंगी वो नाराज हो जाए, कैसे गलत करते हैं। पुरुष को ज़्यादातर पूछ लेता है, वैसे महिलाओं का ही पूछ लेता है। फिर भी आप पुरुष का याद रखेंगे, विक्टर एक्सेलसन। फिर देखिए यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता। तो कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम किया। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ही बन जाते हैं, एसएससी वगैरह में ऐसे ही पूछ लेता है कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, किस में दिया जाता है? तो क्रिकेट में दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है। सुब्रतो कप फुटबॉल में दिया जाता है। डूरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है। ऐसे आपको ये कप भी याद रखने पड़ते हैं। फिर देखिए नई दिल्ली में आयोजित पहला खो खो वर्ल्ड कप विश्व कप 2025 टीम इंडिया ने जीता है।
तो पहला खो खो, खो खो मस्त गेम होता है, ठीक है। तो पहला खो खो वर्ल्ड कप किसने जीता? टीम इंडिया ने जीता है, ठीक है। बाकी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है। फिर देखिए, अर्शदीप सिंह को वर्ष 2024 के आईसीसी पुरुष T20 में क्या ई क्रिकेटर से संबंधित किया गया है, ठीक है। तो जो बेस्ट क्रिकेटर था कौन 2024 का पुरुष T20 क्रिकेटर, तो उसका नाम क्या है? अर्शदीप सिंह। तो आईसीसी T20 विश्व का सबसे बेस्ट क्रिकेटर अगर आप बोलेंगे तो अर्शदीप सिंह को चुना गया है। उसके बाद देखिए, महिला में आईसीसी महिला T20 का तो बोलेंगे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। आईसीसी पुरुष में अगर बोला जाए तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत के, ठीक है, आईसीसी पुरुष में। आईसीसी महिला में तो बोलेंगे अमेलिया केर न्यूजीलैंड का। आईसीसी पुरुष वनडे में तो ये अजमतुल्लाह उमर जई अफगानिस्तान के वनडे वाले में, ठीक है। और आईसीसी महिला वनडे में स्मृति मंधाना जी को। देखिए, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है वो यहाँ से बनेगा, जिसको हम टिक कर रहे हैं, ठीक है। पहला एक ये जिसमें इंडिया वाले हैं उनको आप जरूर याद रखना, ठीक है। पहला तो पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह। महिला में बहुत कम चांस से पूछे क्योंकि बाहर की हैं, ठीक है। आईसीसी पुरुष का, ठीक है, तो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 बोलेंगे जसप्रीत बुमराह। फिर उसके बाद यहाँ पे पुरुष वनडे में ये भी पूछ सकता है, अफगानिस्तान का ये पूछ सकता है, और दूसरा ये पूछ सकता है आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये पूछेगा। जो जो हमने यहाँ पे टिक किया है चार, ये चार तो जरूर आप याद करके रखेंगे। उसके बाद देखिए, जॉनिक सिनर ने 2025 में फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब जीता है। तो 2025 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो खिताब हुआ है, ठीक है, वो किसने जीता है? तो जॉनिक सिनर ने। किसने? जॉनिक सिनर ने, ठीक है। 2025 ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला खिताब, एकल खिताब किसने जीता है? तो मेडिसन कीज ने जीता। और पुरुष वाला किसने जीता है? जो जॉनिक सिनर ने। दोनों नाम आपको याद रखना है, कौन? जॉनिक सिनर और मेडिसन, जो महिला में है वो क्या है? मेडिसन कीज है। हमेशा ये बैडमिंटन से ये वाला यहाँ पे जो टेनिस टूर्नामेंट होता है वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद देखिए, ओडिशा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 जीती है। किसने? ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है इसको। फिर देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 2022 से 25 के लिए आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। लेकिन अगर आप बोलोगे आईसीसी मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है, तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा भी किसने जीता है। बताइए बताइए, आपने मैच देखा था क्या? आपने पटाखे फोड़े थे क्या? कौन? इंडिया जीतती है, ठीक है। किसको हराती है? इंडिया ने हराया। किसको? न्यूजीलैंड को हराया। किसको? न्यूजीलैंड को हराते हैं लोग। उसके बाद देखिए, सितांशु कोटक बल्लेबाजी कोच के रूप में टीम इंडिया में शामिल हुए। तो जो बल्लेबाजी कोच है वो कौन है? सितांशु कोटक है। और जो मुख्य कोच है वो कौन है? गौतम गंभीर है। गेंदबाजी कोच कौन है? तो मोर्ने मॉर्कल है, ठीक है। तो तीनों कोच आपको याद रखने हैं। कौन? बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक, कोच मुख्य कोच गौतम गंभीर, गेंदबाजी कोच कौन है? तो मोर्ने मॉर्कल है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर का नाम लिखा हुआ है, जैसे प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पीवी सिंधु जी बनी है। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। और बिस्लेरी के ब्रांड एम्बेसडर कौन? दीपिका पादुकोण। पढ़ना है क्या आपको? बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर आप रेलवे वगैरह की तैयारी भी कर रहे होंगे तो इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए, श्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। तो किसने किया है? तो बोलेंगे अमित शाह ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किया है।
देखिए भले ही जैसे भी हो, लेकिन इन्होंने एक काम अच्छा किया है कि अपने घर को अच्छे से संभाल के रखा है। भले ही हमारा मणिपुर जल रहा है, वो उसको इन लोग नहीं संभाल पाए, लेकिन आप बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को और इधर छत्तीसगढ़ से भी नक्सली यहाँ पे बहुत कम हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो एक तरीके से आप बोलेंगे नक्सलवाद को भी लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है एक तरीके से दोनों। एक तो आतंकवाद ख़त्म हो रहा है, एक नक्सलवाद। और नक्सलवाद के ख़त्म होने से फ़ायदा किसका होगा, तो सबसे तो जो फ़ायदा होगा जो बस्तर वाले हैं, वहाँ पे इनका ग्रोथ क्या होगा। देखिए वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, और जब टूरिस्ट आएंगे तो रुका करेंगे, और रुकेंगे तो इनको ही जॉब मिलने वाला है वहाँ पे। फिर देखिए हाउ इंडिया स्केलेट MTG20, है ना, और द इंडिया इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, इसको किसने लिखा है, तो इसको अमिताभ कांत ने लिखा है। तो ये बुक इंपॉर्टेंट हो सकती है, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, अमिताभ कांत, ये बुक का नाम आप याद रखेंगे। और साथ में आपको याद रखना है, देखिए जो अमिताभ कांत जी इन्होंने एक और भी बुक लिखी थी, मेड इन इंडिया। इसके अलावा 25 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, ये भी बुक इन्होंने लिखी थी। तो ये दो बुक आपको याद रखना है, अमिताभ कांत ने लिखी थी, कौन, मेड इन इंडिया और 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज। इनक्रेडिबल इंडिया, इन्होंने इसको भी लिखा था, कौन सा, इनक्रेडिबल इंडिया, इसको भी इन्होंने ही लिखा था, कौन, अमिताभ कांत। फिर उसके बाद देखिए द वर्ड आफ्टर गाजा, जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ की पड़ताल करता है, विशेष रूप से 2014 के गाजा युद्ध पर केंद्रित है, पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा हुआ है। तो द वर्ड आफ्टर गाजा किसने लिखा है, तो पंकज मिश्रा ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आज की हमारी ये लास्ट स्लाइड रहेगी। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को अमेरिका एथलेटिक्स पत्रिका रैंकिंग में 2024 का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंकने वाला खिलाड़ी घोषित किया गया है। अमेरिकी एथलेटिक्स पत्रिका ने घोषित किया है। ठीक है, अमेरिकी एथलेटिक्स पत्रिका घोषित किया है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंकने वाला खिलाड़ी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अमेरिका वाले घोषित किए हैं, बस इतना ही याद रखना है, किसको, नीरज चोपड़ा को। फिर अमित शाह ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके इंपॉर्टेंट है ये। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत 50वें रैंक पर है। ठीक है, तो हेनले क्या बताता है कि पासपोर्ट, ठीक है, कौन से देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है वो बताता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है। इंडिया का रैंक तो बोलेंगे 85, ये PS ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं हमारे। और टॉप में कौन है, सिंगापुर, सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है, शायद कभी कभी चीज़ें ठीक से काम नहीं करती हैं, कभी कभी यही हमारे लिए सबसे अच्छा हो सकता है, भले ही हम समझ ना पाए, हमें बस अच्छे पर भरोसा रखना है, पूरे दिल से उम्मीद बनाए रखनी है और आगे बढ़ना है। शायद एक दिन जब हम इस यात्रा पर पीछे मुड़कर देखेंगे तो हम इस सब का उद्देश्य समझ पाएंगे। ठीक है, आप जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बस आपका फोकस होना चाहिए कि हमें कैसे भी करके अपना बेस्ट देना है, बस हो गया। अगर आप बेस्ट दे के आएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो लगेगा कि मैंने कोशिश पूरा किया था, है ना, कोशिश में हमने कमी नहीं की थी, यही बोल रहे हैं। वहीं से शुरुआत करें, ठीक है, और उसके बाद और हम जो अच्छा कर सकते हैं वह यह है कि हम जहाँ हैं वहीं से शुरुआत करें, और चीज़ों के अलग होने की उम्मीद और कामना करने के बजाय हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि अंत में सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप नोट डाउन करके रख लेना और इसको आप पढ़ना, है ना, आपको समझ में आएगा। जब कभी आप हारने लग जाओगे तो लगेगा कि हाँ यार, अभी हमें उम्मीद नहीं आनी चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आपके पास में भगवान ने क्या दिया है, हाथ पैर दिए हैं, हम अपने मजबूत हैं आप। अगर आपको स्ट्रगल ही करना पड़े तो आप स्ट्रगल करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, जितना आप नहीं कर सकते वो भी स्ट्रगल करिए। ठीक है, आप उम्मीद मत हारिए, आप देखेंगे जो आप पाना चाहते हैं वो आप जरूर पाएंगे। धन्यवाद।